हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स तरह तरह के डाले जाएं। एक नहीं, K1, K2, K3 एक साथ डालें, वर्टिकल ऑर्डर में डालें, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में डालें, मिक्स करके डालें। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं और क्या लॉजिक लगाना चाहिए। तो जैसा टाइटल भी दिया है, हेडिंग दी है, कैपेसिटर्स फिल्ड विद मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स, कई सारे डाइलेक्ट्रिक्स से कैपेसिटर भरा होने वाला है। चलिए इसकी बात शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा सजेशन, ये वीडियो लेक्चर जो कि बोर्ड के साथ साथ नीट और जेईई पे भी फोकस करेंगे ट्रेमेंडस तौर पर, आप इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज सीक्वेंस में देखिएगा। इसको देखने से आपकी प्रोडक्टिविटी जबरदस्त मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगी। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप सीरियल वाइज इसको देख रहे हैं, फिजिक्स आसान लगेगी, आपका कमांड हो जाएगा और सिलेक्शन भी। थैंक यू वेरी मच। बात शुरू करते हैं। तो चलिए, कैपेसिटर फील्ड विद मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स। अब मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक में मैं जरा हेडिंग देख लूं, मतलब क्या था तो ये समझा दूं पहले आपको। मान लीजिए ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, दो प्लेट्स हैं। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि एक डाइलेक्ट्रिक मैंने डाला ऐसे जो K1 का है, दूसरा एक डाइलेक्ट्रिक डाला बेटा, सपोज करिए K2 है, तीसरा कोई डाइलेक्ट्रिक डाला या नहीं डाला K3 है। तो ये देखिए मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें सर हम ऐसे डाइलेक्ट्रिक ना करके मैं ऐसे डालना चाहता हूं। ये देखिए K1 है और ये मान लीजिए दूसरा आपने डाल दिया इसमें K2 है और तीसरा आपने कोई डाल दिया जो कि K3 है। इस तरह का कोई डाइलेक्ट्रिक इसमें डाला। इस तरह डाल सकते हैं आप, K4 भी डाल दो, कोई मना ही नहीं है। ये रहा K4, इस तरह का डाल सकते हैं, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक है। या आप कहें सर नहीं, मैं दोनों का मिक्स्ड अप्रोच अपनाऊंगा। मतलब मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक मैंने डाला है ऐसे, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे, फिर ये K1, K2 और K3। तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नीट में आएंगे, जेईई में आएंगे, बोर्ड में भी आएंगे, हॉट क्वेश्चंस में। तो आपको इनको करना आना चाहिए। और आप अभी देखेंगे 10-15 मिनट के अंदर कि ये इतना सरल है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। चलिए उस सरलता की तरफ पढ़ते हैं और मजा लेते हैं। तो बच्चों अभी बात करते हैं हम लोग सीरीज ग्रुपिंग की, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स की। क्या मतलब है इसका बेटा? ये मतलब ये है कि मान लीजिए एक हम लोगों ने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं, इसकी दो प्लेट्स हैं, इसके बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूं। ये पहला डाइलेक्ट्रिक डाला, अभी डाइलेक्ट्रिक में जो डाल रहा हूं ये एकदम चपके चपके हैं, आप ऐसा देखिएगा। बाकी क्योंकि अगर मैं चपका अगर ऐसे बनाऊंगा तो आपको साफ समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। ये मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक है और एक तीसरा और डाल देता हूं। सपोज करिए इस तरह से मैंने डाला है। इनकी जो चौड़ाई है वो x1 है, इसकी x2 है, इसकी x3 है। ये x2 कहने का मतलब है, ये x3 कहने का मतलब है। और टोटल इनके बीच का जो सेपरेशन है वो d है। और क्योंकि ये चपके चपके हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू d के बराबर हो जाएगी। इसको हमने प्लस क्यू चार्ज किया है प्लेट को, तो ये माइनस क्यू हो गया है। एरिया इसका जो है प्लेट का वो a है। इतनी बात हमें समझ में आती है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मैंने आपके साथ लिख दिए हैं। अब इसको अब देखिए इन डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर क्योंकि आपने प्लस क्यू चार्ज दिया है, इसको माइनस क्यू दिया है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E1, E2 और E3। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं आप, अगर मतलब कहीं पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिख देनी चाहिए? E1 इज इक्वल टू, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q/A K1 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह E2 की वैल्यू हो जाएगी Q/A K2 एप्सिलॉन नॉट और E3 की वैल्यू हो जाएगी Q/A K3 एप्सिलॉन नॉट। आप जानते ही थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाते थे, लगता था उसका 1/K टाइम्स हो जाता था अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है उसकी वैल्यूज आप इस पे निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम इस तरीके से एक सीरीज कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहां दिखा रहा हूं। एक आप कैपेसिटर लेते हैं K1 का, फिर आप दूसरा कैपेसिटर लेते हैं K2 का और ये रहा तीसरा कैपेसिटर K3 का। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको लगा के हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट इससे
क्यों मिलता है? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा, यानी प्लेट ए और बी मान लूं, ए बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका ए और बी के बीच में अब भी होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 करते हुए। तो टोटल बात या टोटल कैपेसिटेंस की तरफ चलें तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है Q अपॉन VAB सेम होगा इन दोनों केसेस में। देखिए चार्ज तो आपने Q ही दिया है, तो Q अपॉन VAB क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये Q अपॉन VAB का मतलब क्या हुआ? जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस, वो इस केस में या इस केस में सेम ही रहने वाला है। अगर सेम रहने वाला है तो इसको हम एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन मानकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जानते ही हैं कि इसकी कहानी x1 थी, इसकी x2 थी, इसकी x3 थी। अब इसमें इसके कैपेसिटेंसेस लिख लेते हैं कि C1 कितना होगा। तो इसका C1 होगा, ध्यान से अगर आप देखें तो होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह लिख देंगे x1, क्योंकि D ये x1 है, एरिया इसने पूरा कवर कर रखा है। इसी तरीके से C2 का जिक्र करेंगे तो K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन x2, और C3 का जिक्र करेंगे तो K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन x3। ये C1 C2 C3 हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट जो निकालते थे 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 से निकालते थे सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके वैल्यू निकाली जा सकती है। अब यहां पर 1 अपॉन C लिख देता हूं, 1 अपॉन C1 मतलब दिस वैल्यू K1 एप्सिलॉन नॉट A, और ये वैल्यू क्या हो गई ऊपर x1। तो यहां पर मुझे लिख देना चाहिए x1, इसलिए दूसरे का आ जाएगा x2, K2 एप्सिलॉन नॉट A, और ये रहा तीसरे का x3, K3 एप्सिलॉन नॉट A। ये वैल्यू हो गई। अब इसको और ऊपर ले जाते हैं हम लोग, 1 अपॉन C। यहां पे देखिए क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ रहा है, और उसके बाद x1 अपॉन K1, x2 अपॉन K2 प्लस x3 अपॉन K3, ये वैल्यू आ गई। अगर इसको सॉल्व करना ही चाहें, वरना जब सवाल आए तब उसको उस तरीके से सॉल्व कर लें। C लेना है, C इसको पलट देंगे आप, तो एप्सिलॉन नॉट A, और ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? x1 अपॉन K1। देख रहे हो ना, ये C ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, x1 अपॉन K1 प्लस x2 अपॉन K2 प्लस x3 अपॉन K3। ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गया, फॉर्मूला आ गया। लॉजिक आप समझ पाए ही होंगे कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक डाले जाएं, उनको इसे हैंडल कर लेना है। अब देखिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। पहले पैरेलल लेते हैं, फिर मिक्स देखेंगे। पहले पैरेलल ग्रुपिंग की बात करते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब क्या है? पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा था, इसमें डाइलेक्ट्रिक हम कुछ इस तरीके से डाल लेते हैं, ऊपर K1 और नीचे K2। देख पा रहे हैं, इस तरह का डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया है, तो ये पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं इसको। अब इसको सेम वही लॉजिक इस्तेमाल करें तो कैसे इसको तोड़ा जा सकता है? इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक कैपेसिटर ये, दूसरा कैपेसिटर ये, दोनों की कॉमन प्लेट्स ये हो गई। ये K2 वाला है और ये K1 वाला है। ये कैसे कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो कहीं पर ऐसे अगर डाइलेक्ट्रिक डाले गए हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप कैसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं। तो C1 की, इसे मैं अगर C1 कह दूं, इसके मैं C2 कह दूं, तो C1 की वैल्यू क्या लिख दोगे? K1 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ध्यान ये रखिएगा, जो एरिया है, ये एरिया सपोज करिए A1 है, ये A2। अब आधे आधे हैं कि नहीं हो तो समय बताएगा। सेपरेशन दोनों में सेम रहेगा, D एरिया डिफरेंशिएट हो गया ना, A1 प्लस A2 बराबर A आ जाएगा। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D, बात पकड़ में आई होगी। इसी तरह C2 लिख लो, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D। ये C1 C2 आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप जानते ही हैं, पैरेलल के अंदर जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2।
तो इसके अनुसार इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करोगे तो क्या क्या कॉमन आएगा, एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन आ रहा, बाकी सारी वैल्यूज चाहो तो इस तरह से मेंशन कर दो, A1 अपॉन डी प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन डी। ये वैल्यू आ गई। अब इससे जो कैलकुलेट करना हो कर लेंगे हम लोग। लॉजिक पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कहानी हो गई। मतलब डायलेक्ट्रिक जब पैरेलल ही डाल रहे हैं, 2 डालो, 4 डालो, 10 डालो, 20 डालो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब तीसरा खेल क्या है, मिक्स्ड ग्रुपिंग का। ये भी फटाफट देख लेते हैं, ये भी बात समझ में आएगी। मिक्स्ड ग्रुपिंग जैसी मैंने बताया था कि अब क्या है, पैरेलल और सीरीज दोनों मिक्स है। एक मान लीजिए ऐसा डायलेक्ट्रिक डाल दिया, पूरा नीचे भर डाला, सपोज करिए K3 है और ऊपर 2 टुकड़े कर दिए K1 K2, हो गई मिक्स्ड डायलेक्ट्रिक। आप समझ पा रहे होंगे लिखने से ही, ये हमारी मिक्स्ड, और इसका बीच का सेपरेशन D चलता ही रहता है। एरिया आपका ऊपर वाले का A1 ले लेते हैं, नीचे वाले का A2 ले लेते हैं। ये A1 A2 एरिया ले लिया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, AB टर्मिनल ले लो। तो इसको कैसे ट्रीट करोगे, ये यहां पर 3 कैपेसिटर लेने होंगे। अब 3 कैपेसिटर में कौन से सीरीज में, कौन से पैरेलल में, तो यहां पर देखिए ये जो लगा है K1 और K2, ये दोनों आपस में सीरीज में है, क्योंकि इसकी प्लेट इसकी शुरुआत वाली प्लेट है। तो ये देखिए रहा C1 और ये रहा बेटा C2, ध्यान से देखो। और इसके पैरेलल में आपका ये वाला कैपेसिटर है नंबर 3 K3 वाला। इस तरीके से ये कार्यक्रम है। इसको C3 भी कह देते हैं, इसको K2 भी कह दो यहां पर, K1 भी डायलेक्ट्रिक जो डाला है। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन में सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे और सवाल को सॉल्व कर देंगे। वो मैं लगा के दिखा नहीं रहा हूं, तो लगा ही लेंगे हम लोग। इन दोनों को सीरीज वाला लगाना, ये पैरेलल वाला, और सारी वैल्यू निकलेगी। लगाना ही चाहो तो कोई उसमें परेशानी नहीं है। ये देखिए पहले वाले में सीरीज, मैं इसको CS1 लिख देता हूं इफेक्टिव। तो CS1 क्या आ जाएगा, 2 ही जब है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 डायरेक्ट कर दीजिए। ये दोनों पैरेलल में हैं तो C3 के साथ ऐड हो जाएगा। तो टोटल C कितना रहा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, और उठा के अब सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दीजिए। बात खत्म हो गई, हो गया। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड ग्रुपिंग को भी संभाल सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में प्रचुर मात्रा में देखे जाते हैं और उसमें कोई टेंशन नहीं, बहुत सरल तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई भी परेशानी की बात नहीं। कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट पूरी तौर पे आप तक पहुंच जाए। अब यहां पर देखिए कलरफुल फोटोग्राफ लीजिए। चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट ए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 1/3 ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2। ये K इज इक्वल टू 2, ये जितने हिस्से में भरा हुआ है ये 1/3 है इसका। ये एरिया जो था ये 1/3 है ये, और ये फिर 2/3 होगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना भी एरिया ले रहे होंगे हम लोग। एज शोन इन द फिगर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए सेल। ये कैपेसिटर अपने सेल से कनेक्टेड है। फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटीज ऑन द पार्ट ऑफ इट्स प्लेट्स फेसिंग एयर एंड द पार्ट इन कॉन्टेक्ट विद द डाइलेक्ट्रिक। तो ये देखिए एयर की कहानी, ये एयर है, यहां कुछ भरा नहीं है, पीले रंग से एयर दिखाई है, और डाइलेक्ट्रिक तो चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है, कितनी कितनी चार्ज डेंसिटी होगी यहां पर। तो मैं बात करता हूं E1, इस एयर के लिए E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लूंगा, और E2 इसके लिए E2 बात कर लूंगा। चार्ज डेंसिटी हो जाएगी फर्क, तो इसके लिए ले लूंगा σ1 और इसके लिए ले लूंगा σ2। अभी देख लेते हैं क्या वैल्यू निकलने वाली है। तो E1 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 को लिख सकते हैं σ1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो कोई परेशानी नहीं। रही बात E2 में, तो इसमें E2 में क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है तो इसका σ2 अपॉन K एप्सिलॉन नॉट फिगर हो जाएगी। σ2 अपॉन K एप्सिलॉन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो K टाइम्स कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि यहां पर E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड तो है बराबर, क्यों? तो बात बच्चों यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 डाइलेक्ट्रिक इसमें तो अलग होगी, लेकिन बैटरी जो आपने कनेक्ट कर रखी है दोनों प्लेट से, उसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, E1 मस्ट बी इक्वल टू E2 होना चाहिए, क्योंकि इस प्लेट का पोटेंशियल पूरी प्लेट का, जहां डाइलेक्ट्रिक है चाहे नहीं है, इससे कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो एक ही होगा।
और यही वाला पोटेंशियल एक ही होगा, तो उस कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इज इक्वल टू V/D जो आप लिखते हैं उससे बराबर ही आनी चाहिए। तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी ही रहेगी। अगर एक जैसी रहेगी तो हम E1 बराबर E2 यहां कर देते हैं, यानी सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट देखिए कट गया, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कितना आ गया 1 अपॉन K, और K की वैल्यू दे रखी 2, तो चार्ज डेंसिटी का जो रेशियो है ये 1 अपॉन 2 आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यानी सिग्मा 1 से अगर मैं सिग्मा 2 लिखूं तो पहली चार्ज डेंसिटी का डबल है, यानी यहां पर जहां पे डाइलेक्ट्रिक है यहां पे चार्ज ज्यादा डेंस होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऊपर अगर सिग्मा 1 है तो नीचे सिग्मा 2 है, जो कि डबल है ऊपर वाले से। डबल होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका नेचर है डाइलेक्ट्रिक का कि इलेक्ट्रिक फील्ड को E नॉट अपॉन K करने का वो कर रहा है, लेकिन ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ भी रहा है। पिछले वीडियो में जहां मैंने आपको बताया था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक जब बैटरी कनेक्टेड रहती है, तो बैटरी कनेक्टेड जब रहती है तो आप क्या देखते हैं कि यहां पर देखिए, इस बात को और विचार विमर्श अगर करो, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में था उसकी अगर एयर में E1 है तो ये क्या करेगा, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 अपॉन K कर देना चाहिए। यही तो समझते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन K कर दो, कर दिया इसने। लेकिन अब जो चार्ज यहां पर है वो चार्ज ऊपर वाले से डबल है, मतलब इसको कह सकते हैं 2 सिग्मा 1 है। इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 हो गई, इसके लिए जो बनी वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां चार्ज की भरमरता हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले से डबल हो गई, K टाइम्स ऑफ E2 इज K टाइम्स ऑफ E1 हो गया। डबल चार्ज डेंसिटी है ना, कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा देखिए डबल है पहले से, तो ये E भी डबल हो गया। अगर E डबल हो गया तो यहां पर E1 की जगह आप ये जो E2 है इसके अंदर वो E2 यहां इस्तेमाल करोगे ना। अब E2 इसकी क्या हो गई, तो ये E2 अब जो बन गई वो K E1 बन गई, और ये K से डिवाइड होके वापस देखिए E1 लेके खड़ा कर देगा। कुछ अंदाजा लगा क्या बता रहा हूं? बता ये रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 अपॉन K किया, लेकिन एडिशनल चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 अपॉन K हो गई थी वो वापस E पहुंच गई। इस तरह से चार्ज डेंसिटी यहां पर ज्यादा आ जाती है। इन डिटेल मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, अगर नहीं देखा तो जाके देखिए आप। जब बैटरी कनेक्टेड रहती है और डिसकनेक्टेड रहती है तो डाइलेक्ट्रिक जब डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है। खैर, जहां तक यहां की बात करें, इस डाइलेक्ट्रिक को डालने पर यहां पर आपको चार्ज डेंसिटी दुगनी बढ़ जाएगी। चलिए अगला एक मिक्स्ड वाला सवाल है, उसको भी ले लेते हैं। तो बच्चों अगला सवाल करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर नॉर्मली कई बच्चे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर देते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दिलवाता हूं, जिससे आप हमेशा सही करें। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 डिफरेंट इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, कांस्टेंट है K1 K2 K3 हैव बीन यूज्ड टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। ये K1 K2 K3 इस तरह लगा हुआ है, और K1 की वैल्यू K के बराबर है, K2 की 2K और K3 की 3K के बराबर है। ईच ऑफ द स्लैब्स हैविंग कांस्टेंट K1 K2 कवर हाफ, ये हाफ प्लेट कवर कर रहा है एरिया, और तीसरा पूरा कवर कर रहा है। इसको निकालने की बात कर रहे हैं। नॉर्मली जो गलती हो जाती है वो बच्चे क्या समझते हैं, जो पढ़ते भी हैं, वो ये सोचते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। तो वो डायग्राम कैसे बनाते हैं, K1 इधर, अभी मैं समझाता हूं आपको बढ़िया, K2 इधर, ये कहते हैं भाई ये तो दोनों प्लेट एक हो गई, तो ये K1 K2 दोनों का हिसाब बना दिया। और इसकी सीरीज में, मुझे यहां थोड़ा मिटाना चाहिए, इसकी सीरीज में यहां पर आप लगा देते हैं K3 वाला, और इस डायग्राम के तहत सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जबकि रॉन्ग डायग्राम है, ये गलत है। अगर आप ये कंसिडरेशन कर लेंगे तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे, गलत है। क्यों गलत है ये बताता हूं, फिर सही क्या है वो बताएंगे। देखिए K1 और K2 को आप पैरेलल में तभी ट्रीट कर सकते हैं जब इनकी दोनों प्लेट्स के बीच में
जिससे वो कनेक्टेड हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, VA VB। यहां पर देखिए एक प्लेट के बीच में जो वैल्यू लगी हुई है, सपोज करिए इसका पोटेंशियल सेम है, लेकिन यहां तक जब ये पहुंचेगा E = V/D का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले और दूसरे में जो होगा वो सेम हो ये जरूरी नहीं है। उस वाले पहले वाले केस में जो अभी न्यूमेरिकल किया था उसमें अभी किया था ना, जिसमें E1 E2 बराबर किया था, तो उसमें क्यों सेम किया था? देखिए क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में बैटरी थी, पोटेंशियल सेम बोथ, तो बोथ आर पैरेलल, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, क्योंकि E = V/D फॉर्मूला लगने ही लगना है। V दोनों के लिए बराबर आ ही रहा है, D दोनों बराबर के लिए आ ही रहा है, ऊपर से चार्ज की भरपाई ये करेगा। यहां बात कर रहे हैं तो यहां पर जब आप बैटरी नहीं लगी है तो यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मे नॉट बी सेम, तो यहां का पोटेंशियल जो कि इस केस में सेम है, लेकिन यहां का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो प्लेट है डब्बे नुमा दिख रही हैं, ये तो कुछ पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट पर है, सपोज करो समझाने के लिए, ये हो सकता है 8 वोल्ट पहुंचे, ये हो सकता है 9 वोल्ट पहुंचे, तो सेम वोल्टेज नहीं रहा ना दोनों प्लेट्स के बीच में, तो ये तो इसका पैरेलल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। पैरेलल ट्रीटमेंट तभी कर सकते हैं जब दोनों प्लेट्स सेम पोटेंशियल के बीच में लगी हों, तो ये सेम पोटेंशियल के बीच में नहीं है, इसलिए इनको पैरेलल मान के अगर करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। और यहां पोटेंशियल कुछ और है, तो यहां भी देखिए 8 वोल्ट अगर यहां आ रहा है तो यहां पर कुछ 8 वोल्ट के हिसाब से बढ़ रहा है या 9 वोल्ट के हिसाब से बढ़ रहा है। तो यहां पर इस सवाल को करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हम इसको 4 कैपेसिटर के फॉर्म में तोड़ेंगे बेटा। कैसे 4? यहां से ऐसे ब्रेक कर लीजिए आप, इस तरीके से देखिए 1 2 और ये K3 का 1 और K3 का चौथा, क्योंकि अब यहां का देखिए 1 और ये दोनों सीरीज में, नीचे वाला भी सीरीज में, यानी इसका जो डायग्राम बनेगा, सर्किट डायग्राम तोड़ के वो कुछ ऐसा बनेगा। 4 कैपेसिटर्स हो गए। यहां से शुरू करें, पहले वाले में चलें तो देखिए K1 लगा है, फिर इसके बाजू में K3, K1 के ये K1 है और ये K3 है, सीरीज में है, अलग अलग पोटेंशियल हो जाएंगे। और इधर चलेंगे तो फिर यहां पर देखेंगे कि ये K2 है और यहां पर बच्चों K3 है। ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन लेके सवाल होगा। ऊपर वाला गलत तरीका है, ये तरीका आप समझ पा रहे होंगे, तो ये ब्लंडर मत कीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। अब इस सवाल को निकालेंगे तो बैठ के आराम से सवाल निकलेगा। अब देखते हैं कि हमारा पहले वाले के लिए कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, तो मैं यहां लिख लेता हूं C1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, K1 ε0, एरिया कितना है, एरिया A/2 था, तो A/2 अपॉन D, ये D तो डिस्टेंस बीच का दिया ही है। अब इसकी वैल्यू कितनी, K1 की वैल्यू K लिख दो, तो हो गया K ε0 A/2D, ये वैल्यू C1 की बन गई। अब बात कर लेते हैं इसी तरह C2 C3 C4 लिख डालो आप। खैर C3 लिख रहे हैं अभी हम, क्योंकि ये सीरीज में अभी हैं। C3 में आ गए तो C3 का मतलब K3 से है, ये रहेगा साहब K3 ε0, एरिया क्या रहा, इसका एरिया A2 ही लोगे, क्योंकि 4 भाग कर दिए हैं ना हम लोगों ने, तो एरिया हो गया A2 और डिस्टेंस रहा D। K3 का मतलब 3K था, तो ये आ गया 3K ε0 A/2D, तो 3/2 K ε0 A/D दिख रहा है, जो इस पहले वाले का 3 गुना है। अगर मैं इसको C1 बोल दूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, C1 ना बोलिए, कोई और वैल्यू बोल देते हैं, खैर C1 ही बोल दूं तो इसको आप क्या बोल दोगे, 3C1 मतलब यही, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा और ऊपर करना होगा और यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं C2 की, तो C2 कितना हो जाएगा, K2 ε0, अब है तो ये A/2 ही अपॉन D, K2 का मतलब था 2K ε0 A/2D। अगर C के फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हो 2C1, ये ऊपर से कंपेयर करते हुए। अब अगली बात कर लेते हैं जो इसके लिए कर रहे हैं। देखिए जो ये नंबर 4 है, K3 है, जरूर
ये इसको मैं C4 कैपेसिटेंस के तहत पुकार रहा हूँ। अगर अलग पकड़े रहिएगा, इसको C3 कह रहा हूँ, इसको C2 कह रहा हूँ और इसको C1 कह रहा हूँ। नहीं, K3 से वही चीज़ मिला लो कहीं। ये रहा C4, C4 मतलब ये, तो लिखोगे K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। अब ये वैल्यू K3 का मतलब था 3K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन और A/2 में आ गया 2D। देखिए तो ये C4 की वैल्यू कितनी आ गई, 3C1 के बराबर आ गई। चारों हमने C निकाल मारा। अब इसको आगे जब सवाल करने जाओगे, ये दोनों है सीरीज में, तो C1 एंड C3 इन सीरीज। तो अगर ये सीरीज में है तो आप जानते हैं, मैं इसको पहली वाली सीरीज को CS1 पुकार दे रहा हूं, CS1 याली और CS2 याला सीरीज। अब इसके लिए C1 इंटू C2, तो C1 C3 मतलब ये C1 प्लस C4, तो C1 वैल्यू लिखेंगे तो C1 इसकी डाल देते हैं और C3 क्या था 3C1, ये 3C1 हो गया, फिर C1 प्लस 3C1, तो 3C1 स्क्वायर अपॉन 4C1, वैल्यू आ गई 3/4C1। आप देख पा रहे होंगे, C1 को बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसी तरह आ गया आपका सेकंड वाला, जहां हमने बोला था कि ये C2 एंड C4 आर इन सीरीज। इन सीरीज का मतलब क्या हो गया, CS2 की वैल्यू क्या हो गई, C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4। अब यहां पर C2 की वैल्यू क्या है, C2 इज 2C1 एंड C4 इज 3C1, तो ये 2C1 प्लस 3C1 वैल्यू हो गई 6C1 और 3 2 5C1, 6C1 स्क्वायर और 3 2 5C1, यानी वैल्यू काटोगे तो 5/6C1 मिल गया। अब ये दोनों जो हैं अपने, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में तो सिंपली ऐड कर देते हैं आप, CS1 एंड CS2 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सिंपली क्या करेंगे, C टोटल निकालने के लिए CS1 प्लस CS2 कर देंगे, तो ये वैल्यू रही थी 3/4C1 प्लस 5/6C1। तो एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, तो एलसीएम 12 ले लें, तो ये रहा 12, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 9C1, ये 2 तो ये हो गया 10C1, तो ये हो गया 19C1 अपॉन 12। थोड़ी वैल्यू और डालते हैं, अब ये 19 अपॉन 12 और C1 की वैल्यू, तो C1 की वैल्यू क्या थी हम लोग की, C1 की वैल्यू थी K एप्सिलॉन नॉट D अपॉन 2A, जैसा हम लोग पकड़ पा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों एक बात देखिएगा, ये 6/5 है, उल्टा लिख दिया है मैंने यहाँ, तो इसको सही कर लेना है, वैल्यू ही गलत निकल आएगी वरना। तो यहाँ पर करना चाहिए 6/5C1। अब यहाँ पर इस वैल्यू को लिखोगे तो ये मेरे ख्याल से पूरा हटा देते हैं अभी, और यहाँ पर वैल्यू लिखोगे 3/4C1 और यहाँ 6/5C1। अब एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 20। अब 20 रहा, ऊपर कितना हो गया 15 और 5 4 जा 20, ये 24। ठीक लिखा है, कुछ गलत लिखा हुआ है, देखो तो बेटा 4 5 5 3 15, ठीक है, और ये रहा 24, तो 20 30 39 हो गया C1, ठीक है, 39C1 अपॉन 20। अब हमें C1 मालूम था, यानी टोटल C क्या रहा 39 अपॉन 20, और C1 की वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ये वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट A KA अपॉन D, तो K भी लिख दो यहाँ पर, K तो था ही। अब ये वैल्यू बन गई 39 अपॉन 40 K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आंसर आपका आ गया बेटा। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, अभी मैं ऊपर भी दिखा देता हूँ, और इस बात का ध्यान रखना होगा
कि गलती जो इसमें होने के चांस थे वो नहीं कीजिएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया लॉजिक के साथ। तो ये जो रॉन्ग फिगर है ये नहीं बनानी है, क्योंकि इसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो गए। ये प्लेट और ये प्लेट दोनों का पोटेंशियल डिफर जाएगा, तो E = V/D नहीं चलेगा यहाँ, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ये रही बात, और इसको नोट करिए। आगे मैं ले जाता हूँ और यहाँ पर भी आप नोट करें। नोट करने के बाद फिर ऊपर लेके चलते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, खत्म हो जाता है सवाल। तो इस तरीके से जो मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स के क्वेश्चंस आते हैं इसको बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। जिस चीज़ का प्रिकॉशन लेना था वो मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया, आप ज़रूर आसान भाषा में समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इन लेक्चर्स को सीरियल और सीक्वेंस में देखते जाइए, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से आप फिजिक्स में चैंपियन बन जाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।